रोमांटिक पोइट्री के दो पोएट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एक पोएट का नाम था पीबी शैली और दूसरे पोएम का नाम था वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के बाद और पीबी शैली के बाद आज जो थर्ड पोएट है, उस थर्ड पोएट का नाम है जॉन कीट्स। आज हम उस जॉन कीट्स के बारे में बात करने चल रहे हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को सुबह का नमस्कार, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आई एम बिल्कुल ठीक हूँ मैं, सभी लोग आप ठीक हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए जॉन कीट्स के वीडियो में। और हम जॉन कीट्स को आज शुरू कर रहे हैं आपके सामने। जॉन कीट्स की पहले छोटी सी बायोग्राफी है, उस बायोग्राफी को करेंगे और उसके बाद जॉन कीट्स के पोइट्री पर आएंगे और जॉन कीट्स के पोइट्री पर फिर डिटेल चर्चा करेंगे वन बाय वन पोएम की। बहुत दिन से लाइव क्लासेस नहीं हो रही थी, वेट कर रहे थे आप वीडियोस हमने गर्ल्स वर्दी का अभी तक आपको दे दिया है। तो टीजीटी का तो बहुत छोटा सा सिलेबस लिटरेचर के पोर्शन से बचा है। पीजीटी, जीआईसी और नेट, DSSB जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उन सबको इस पर फोकस करना है जॉन कीट्स के पोइट्री पर, राइट। जॉन कीट्स के लाइफ पर और जॉन कीट्स के बायोग्राफी पर सबका कलेक्टिव अटेंशन, सबका कलेक्टिव फोकस यहाँ से होना है। आइए शुरू करते हैं आपके क्लास को, शुरू करते हैं आपके कमेंट्स को। अपने कमेंट्स भेजते रहिए फटाफट और अपने रिक्वेस्ट, अपने क्वेश्चंस और उस क्वेश्चंस के साथ आंसर्स मैं आपको देता रहूँगा। मुझे पता नहीं चलता है कमेंट शो होते हैं कि नहीं। राम सिंह अधिकारी जी सबके कमेंट शो होते हैं, बट मैं कमेंट्स वही पढ़ता हूँ जहाँ पर कुछ क्वेश्चन होता है, जहाँ पर कुछ डाउट होता है मुझे बताने के लिए। सबकी गुड मॉर्निंग पढ़ी नहीं जा सकती, सबके गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया जा सकता। देयर आर वेरी लिमिटेड, there are a number of students. I have a very limited time, so I have to concentrate on my chapter, concentrate on my question. और उस concentration में let's come to the part John Keats. John Keats was born on 31st October 1795. John Keats birth 31st October 1795 and he was the youngest romantic poet, and he lived very short span of life. He died on 23rd February 1825 at the age of 25, right. When he died on 23rd February 1825, and when he died he was merely 25 years old. सिर्फ 25 वर्ष के थे जब उनकी डेथ हो गई थी, राइट। जैसा कि आपको पता है कि रोमांटिक पोएट्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। रोमांटिक पोएट्स को हम नॉट 25 बट 21 रोमांटिक पोएट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको आप ओल्डर जनरेशन कहते हो और एक ग्रुप होता है जिसको आप यंगर जनरेशन कहते हो। ओल्डर जनरेशन को ही आप लेग पोएट्स भी कहते हो। और उस ओल्डर जनरेशन में आपके पास कौन कौन से राइटर हैं? उसमें आपके पास वर्ड्सवर्थ हैं, उसमें आपके पास कॉलरिज हैं और कॉलरिज के साथ उसमें आपके पास जो तीसरे पोएट हैं वो है रॉबर्ट सदे। ये ओल्डर जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स हैं। और इसी में एक पोएट है वॉल्टर स्कॉट और इन सबको लेग पोएट्स भी कहा जाता है। और जब यंगर जनरेशन की बात करते हैं तो यंगर जनरेशन में है लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन कीट्स, राइट। तो ही इज कहाँ से है ये? ही बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स विद लॉर्ड बायरन एंड पर्सी बायशे शैली। दो हिज पोएम्स वर इन पब्लिकेशन फॉर ओनली 4 years बिफोर ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। किससे डेथ हुई थी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, he died of tuberculosis. CUL tuberculo or SIS tuberculosis at the age of 25, right. They were not generally well received. His poems were not generally well received by the critics in his lifetime. अपनी लाइफ में उनकी पोएम को एक्सेप्ट नहीं किया and he was highly criticized. but जैसा कि होता है कि डेथ के बाद फेम मिलना शुरू होता है and after his death he became a great poet,
right? But his fame grew after his death, and by the end of the century he had become one of the best beloved English poets with a strong influence on many writers, right? He left his indelible impact, इन्होंने अपना प्रभाव बहुत सारे राइटर्स पर डाला और इसीलिए बहुत बड़े राइटर हो गए थे बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। और अपने लाइफ में तो इतनी फेम नहीं मिली, लेकिन आफ्टर लाइफ बहुत फेम मिलना शुरू हो गई, राइट? आइए थोड़ा सा जान लेते हैं उनके पेरेंटल लाइफ के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में भी, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। उनके फादर कौन थे, उनकी मदर कौन थी, उनकी बिलोवेड कौन थी, तो ये उनके अर्ली चाइल्डहुड के सेक्शन में आता है, ये उनके बायोग्राफिकल सेक्शन में आता है। पहले बायोग्राफी कंप्लीट कर लें और फिर हम आएंगे उनके सेकेंड पार्ट पोएट्री पर, राइट? ये आपको पता चल गया कि उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, किस वजह से डेथ हुई थी और कितने वर्ष की अवस्था में उनकी डेथ हुई थी। अब उनके पेरेंट्स के नाम की अगर हम बात करें तो उनके फादर का नाम था टॉमस कीट्स, जॉन कीट्स के फादर का नाम था टॉमस कीट्स। और उनके मदर का क्या नाम था? उनके मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स। Thomas Keats and Francis Jennings were the parents of John Keats, and there is little evidence of his exact birthplace, although Keats and his family seem to have marked his birthday on 29 October. Baptism records that the date was 31st. उस पर भी थोड़ा सा डाउट है डेट पर, बट जनरली 31 अक्टूबर ही उनकी डेट मानी जाती है। और जॉन कीट्स के पेरेंट्स या जॉन कीट्स जो है, जो 4 चिल्ड्रन थे टॉमस कीट के, टॉमस कीट्स और फ्रांसिस जेनिंग के 4 चिल्ड्रन थे और जॉन कीट्स उसमें सबसे बड़े थे, राइट? जॉन कीट्स सबसे बड़े थे आउट ऑफ द 4। ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एंड हिज यंगर सिबलिंग्स जो थे, एक का नाम था जॉर्ज, दूसरे का नाम था टॉमस और तीसरे का नाम था फ्रांसिस मैरी, जिसको फैनी भी कहा जाता है। तो कौन कौन से लोग थे? जॉर्ज, टॉमस एंड फ्रांसिस, ये इनके सिबलिंग्स थे। जॉर्ज, टॉमस और फ्रांसिस, आल्सो नोन फैनी। ये टॉमस किड्स ये सब जो है इनके बच्चे थे और जॉन सबसे बड़े थे, बाकी सब उनसे छोटे। क्लियर? ये उनकी फैमिली की लाइन है, राइट? अनदर सन था who lost in infancy, or his father first worked as a hosteler at the stables attached to the Swan and Hoop Inn. Swan and Hoop Inn में स्टेबल में काम करते थे इनके पेरेंट्स, और ऐसा कहा जाता है कि वहीं स्टेबल में ही कीट्स का जन्म हुआ था, लेकिन ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है, राइट? जहाँ पर पैदा हुए थे वो अब डिफरेंट प्लेस के नाम से जाना जाता है, डिफरेंट नेम से जाना जाता है, रियल नेम वो नहीं है, राइट? तो ये उनके पेरेंट्स की बात हो गई और ये बात हो गई उनके सिबलिंग्स की, राइट? पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बाद आए तो इनके जो पेरेंट्स थे, दे विश्ड टू सेंड देयर सन्स टू ईटन और हरो, बट द फैमिली डिसाइडेड दैट दे कुड नॉट अफोर्ड द फीस। In the summer of 1803, John Keats was sent to the board at St. John Clark's School in Enfield. तो स्कूल का भी नाम कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो स्कूल के जो इनका नाम था जहाँ ये भेजे गए थे उसका नाम था जॉन क्लार्क्स स्कूल। और ये स्कूल उनका है कहाँ पर? ये स्कूल उनका था इनफील्ड, एक जगह है क्लोज टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। द स्मॉल स्कूल
had a liberal outlook and progressive curriculum। स्कूल तो बहुत छोटा था लेकिन जो उसका पाठ्यक्रम था वो बहुत ही उदार था, बहुत ही लिबरल था। और ये जो स्कूल जो चलाते थे जॉन क्लार्क, ये सबसे पहले गुरु बन गए थे जॉन कीट्स के। राइट, जॉन कीट्स के सबसे पहले गुरु बने। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कीट्स को सिखाई थी और कीट्स इन्हीं के पास रहते थे। बोर्डिंग स्कूल था और कीट्स वहाँ पर जो है जो फैमिली एटमॉस्फेयर था क्लार्क की लाइफ का, कीट्स ने वहाँ पर डेवलप्ड, आपने इंटरेस्ट को डेवलप किया इतिहास पढ़ने का और क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने का इंटरेस्ट कीट्स को जॉन क्लार्क की वजह से डेवलप हुआ। और जो उनकी छोटी सी लाइफ थी, शॉर्ट लाइफ में पूरी ज़िंदगी भर रहा और उसी को इम्प्रूव करते रहे, उसी को काम करते रहे। और जो जॉन क्लार्क थे ये हेडमास्टर थे स्कूल के, और एक उनका बेटा था चार्ल्स काउडन क्लार्क, उसका नाम था चार्ल्स काउडन क्लार्क। कीट्स की दोस्ती हो गई थी इससे और दोनों लोग एक साथ में ही पढ़ते थे। राइट, चार्ल्स काउडन क्लार्क हु आल्सो बिकेम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंटर साबित हुए और एक फ्रेंड साबित हुए कीट्स के, जिन्होंने इनको रेनेसांस के लिटरेचर, इटालियन लिटरेचर, स्पेंसर के लिटरेचर और चैपमैन के ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए कहा और उन्होंने पढ़ा भी हो। और जब बचपन में ही यंग कीट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय हिज फ्रेंड एडवर्ड होम्स एज अ वोलेटाइल कैरेक्टर। कीट्स को वोलेटाइल कैरेक्टर माना जाता था, जो हमेशा ऑलवेज इन हिज एक्सट्रीम्स रहते थे, हमेशा उग्र रहते थे। राइट, 13 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी एनर्जी को फोकस कर दिया रीडिंग के प्रति, बिगैन फोकसिंग हिज एनर्जी ऑन रीडिंग एंड स्टडी और विनिंग हिज फर्स्ट एकेडमिक प्राइज इन मिड समर 1809। ऐसे कंपटीशन में इनको सबसे पहला प्राइज मिला था 1809 में। 1804 में जब कीट्स 8 साल के हुए, उनके फादर की डेथ हो गई। कैसे हुई इनकी फादर की डेथ? फ्रॉम स्कल फ्रैक्चर आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स। एक घोड़े से गिर गए थे और घोड़े के गिरने की वजह से उनका सिर फट गया और 1804 में फादर की डेथ हो गई, जबकि वो लौट रहे थे कहाँ से? रिटर्निंग फ्रॉम अ विजिट टू कीट्स एंड हिज ब्रदर जॉर्ज एट स्कूल। जॉर्ज और कीट्स स्कूल में थे, उनसे मिलने गए थे। लौटते समय एक्सीडेंट हुआ, कीट्स के फादर टॉमस जो थे घोड़े से गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। कीट्स सिर्फ 8 साल के थे उस समय और ये घटना 1804 की है। थॉमस किड जो कीट्स से डाइड इंटेस्टेट और फ्रांसिस रीमैरिड 2 months लेटर। इनकी मदर ने दोबारा शादी कर लिया लेकिन लेफ्ट हर न्यू हस्बैंड सून आफ्टरवर्ड्स। कुछ दिन के बाद नए हस्बैंड को छोड़ दिया और उसके बाद क्या हुआ? एंड द 4 children went to live with their grandmother। अपने दादी के पास चले गए जिनका नाम था एलिस जेनिंग्स, इन द विलेज ऑफ एडमॉन्टन। वहीं पर सब लोग चले गए रहने के लिए। 1810 में जब कीट्स 14 साल के थे, उनकी मदर की भी जो है डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस से, जिससे बाद में कीट्स की डेथ हुई थी। 1810 में जब कीट्स 14 साल के थे, 8 साल के थे तो उन्होंने पिता को खो दिया और जब 14 साल के हुए तो उन्होंने मदर को भी खो दिया। और बच्चे सब ग्रैंड मदर के पास रहते थे और शी अपॉइंटेड, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने 2 गार्जियंस को अपॉइंट कर दिया था, रिचर्ड एबी और जॉन सैंडल नाम था, जो कीट्स की और कीट्स के भाइयों की या बहन की केयर करता था। और उसी ऑटम में कीट्स लेफ्ट क्लार्क्स स्कूल टू अप्रेंटिस विद थॉमस हैमंड, अ सर्जन एंड एपोथेकेरी हु वाज अ नेबर एंड द डॉक्टर ऑफ द जेनिंग्स फैमिली। कीट्स ने स्कूल छोड़ दिया और कीट्स क्या हो गए? कीट्स सर्जन बन गए, कीट्स डॉक्टर बन गए, एपोथेकेरी में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि कीट्स का करियर किस में था, तो बाय प्रोफेशन कीट्स वाज अ सर्जन, कीट्स वाज अ डॉक्टर। राइट, ही वाज अ सर्जन। राइट, और आ भी चुका है क्वेश्चन कीट्स के प्रोफेशन के बारे में, सर्जन के साथ साथ एपोथेकेरी, APOTHE
THECARY। एपोथिकारी का मतलब होता है मेडिसिन, राइट। तो बाय प्रोफेशन कीट्स वॉज अ सर्जन, कीट्स वॉज बिलोंग टू एपोथिकारी, राइट। और कीट्स तो जिद में पोएट बन गए। बाय प्रोफेशन, किसके साथ उन्होंने प्रोफेशन शुरू किया था, किसके यहाँ अप्रेंटिस करते थे, उसका नाम था थॉमस हैमंड। थॉमस हैमंड के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया था, अप्रेंटिसशिप का काम शुरू किया था थॉमस हैमंड के साथ। अ सर्जन एंड एपोथिकरी हु वाज अ नेबर एंड द डॉक्टर ऑफ जेनिंग्स फैमिली। कीट्स उन्हीं के साथ रहते थे अबव द सर्जरी, राइट, स्ट्रीट में अंटिल 1813। और काउडन क्लार्क जो उनके बहुत खास दोस्त थे, इस पीरियड को उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है कीट्स के लाइफ का, द मोस्ट प्लेसिड टाइम इन कीट्स लाइफ। कीट्स के लाइफ का बहुत शांत पीरियड इसको कहा है जब वो एज अ क्लर्क, एज अ सर्जन काम करते थे। 1814 में कीट्स हैड 2 bequests held in trust for him until his 21st birthday. 800 pound was billed by his grandfather John Jennings। 800 पाउंड उनके ग्रैंडफादर ने उनको विरासत में दिया था, राइट। और कीट्स की मदर की जब डेथ हुई थी तो 8000 पाउंड वो छोड़ करके गई थी, और वो 4 जो बच्चे थे सब में बराबर बराबर बांट दिया गया था। और ऐसा लगता है कि ही वॉज नॉट टोल्ड ऑफ 8000 पाउंड, उसके बारे में उनको पता नहीं चला। एंड प्रोबेबली संभवतः कीट्स को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो ब्लेम हैज़ ऑफन बीन लेड ऑन एबी एज लीगल गार्डियन, बट ही मे आल्सो हैव बीन अनअवेयर। हो सकता है उनको भी कुछ पता ना रहा हो। विलियम वाल्टन जो एक सॉलिसिटर थे, कीट्स के मदर के सॉलिसिटर फॉर कीट्स मदर and grandmother definitely did know and had a duty of care to relay the information to kids। उनकी जिम्मेदारी थी कि कीट्स को बताएं, लेकिन उस सॉलिसिटर ने भी कीट्स को कुछ नहीं बताया। इट सीम्स ही डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट द विल ऑफ जो कि कीट्स को मिलना था उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। और अगर कीट्स को पैसे मिल गए होते तो कीट्स की जिंदगी में एक आमूल चूल परिवर्तन आ सकता था। मनी वॉज ऑलवेज अ ग्रेट कंसर्न एंड डिफिकल्टी फॉर हिम। हमेशा पैसे के लिए ही परेशान रहे वो, और अगर पैसे मिल गए होते तो शायद कीट्स की लाइफ कुछ और ही होती। क्लियर। तो ये उनकी छोटी सी बायोग्राफी है जो उनके पेरेंट्स के बाद उनके प्रोफेशंस पर आती है, और उनके प्रोफेशन के बाद उनके करियर उस पार्ट पर आती है जहाँ पर उन्होंने जो है पैसे मिलने थे और पैसे नहीं मिले, और ही वॉज जो है कंपेल्ड टू प्रैक्टिस हिज बिजनेस। और जब उनकी अप्रेंटिसशिप पूरी हो गई हैमंड के साथ तो कीट्स अपने आप को एक हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड करा लिए, और उस हॉस्पिटल का नाम था गाइज हॉस्पिटल। कीट्स इस अस्पताल में नौकरी करने लगे। अब इसी को किंग कॉलेज लंदन कहा जाता है, राइट। मेडिकल स्टूडेंट के रूप में उन्होंने अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराया गाइज हॉस्पिटल में, और बिगैन स्टडीइंग देयर इन अक्टूबर 1815। और विद इन अ मंथ ऑफ स्टार्टिंग ही वाज एक्सेप्टेड एज अ ड्रेशर ऑफ द हॉस्पिटल। ड्रेशर के रूप में इनकी नौकरी लग गई, असिस्टिंग सर्जन्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस। ड्रेसर कौन होता है? जो पट्टी लगाता है, पट्टी बांधता है, जो टांके लगाता है, उसी में इनकी नौकरी लग गई और वहाँ पर वो काम करना शुरू कर दिए, सर्जन की हेल्प करना शुरू कर दिए, जिसको आजकल जो है जूनियर डॉक्टर्स कहा जाता है। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट प्रमोशन, बहुत महत्वपूर्ण प्रमोशन था ये उनकी लाइफ में। दैट मार्क्ड डिस्टिंक्ट एटीट्यूड aptitude फॉर मेडिसिन, और इसी से उनका करियर जो है आगे प्रभावित हुआ। उनकी जो अभिक्षमता थी वो धीरे धीरे विकसित होने लगी, और इससे अब क्षमता तो विकसित होने लगी, लेकिन इससे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं और कीट्स का वर्कलोड भी। कीट्स के लॉन्ग एंड जो एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रेनिंग थी हैमंड के साथ और गेज के साथ,
he led his family to assume he would pursue a lifelong career in medicines. ऐसे परिवार वालों को लगा कि वो पूरी जिंदगी जो है डॉक्टर ही रहेंगे और डॉक्टर से क्या होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबको मिलेगी। बट ऐसा प्रतीत होता है कि ये पॉइंट कीट्स के जीनियस के खिलाफ नहीं बिल्कुल उसके विपरीत था। दिस पॉइंट कीट्स हैड अ जेन्युइन डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। ही लॉज्ड नियर द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के नज़दीक में रहते थे, विद अदर मेडिकल स्टूडेंट्स इन साउथ वर्क, विद जो है इंक्लूडिंग हेनरी स्टीफंस जो उनका दोस्त था, हु बिकेम अ फेमस इन्वेंटर एंड इंक मैग्नेट, बाद में जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो कीट्स उसके साथ रहते थे और उसके साथ कि वो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हुआ क्या कि वो पोएट बन गए और उन्होंने जो अपनी पहली पोएम पब्लिश कराई, जो उन्होंने पहली पोएम लिखी थी जब वो सिर्फ 19 साल के थे 1814 में, उसका नाम था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, राइट। एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर मतलब स्पेंसर की नकल। और अगर कोई स्पेंसर जैसे जायंट पोएट की नकल करता है, इसका मतलब जो है कि वो बहुत चीज़ें पढ़ चुका है स्पेंसर के बारे में। एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर ये कीट्स की पहली पोएम मानी जाती है। 1814 में लिखी गई थी जब वो सिर्फ कितने साल के थे, 19 साल के थे। और अब क्या होता है, स्ट्रांगली ड्रॉन बाय एम्बिशन एंड इंस्पायर्ड बाय हिज फेलो पोएट्स सच एज ले हंट एंड लॉर्ड बायरन एंड beleaguered by family financial crisis he suffered periods of depression, डिप्रेशन का भी शिकार हो गए जॉन कीट्स फाइनेंशियल पोजीशन वीक होने की वजह से। और कीट्स ने एपोथेकेरी का लाइसेंस रिसीव कर लिया, डॉक्टर का लाइसेंस उनको मिल गया। और डॉक्टर का लाइसेंस मिलने के बाद क्या हुआ, हिज ब्रदर जॉर्ज रोट दैट जॉन feared that he should never be a poet, right. his brother George wrote, जॉर्ज ने लिखा कि उनको डर है जॉन कीट्स को कि वो कभी पोएट नहीं बन पाएंगे, राइट। एंड इफ ही वॉज नॉट ही वुड डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, और अगर वो पोएट नहीं बने तो अपना पूरा करियर ही तबाह कर लेंगे, राइट। ये ऐसा डर उनको लगा था। एपोथेकेरी का लाइसेंस मिलता है 1816 में, विच मेड हिम एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज एन एपोथेकेरी, फिजिशियन एंड सर्जन। लेकिन बिफोर द एंड ऑफ द ईयर ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा कर दी अपने गार्जियन से कि ही वॉज रिजॉल्व टू बी एज अ पोएट नॉट अ सर्जन, वो पोएट बनना चाहते हैं ना कि एक सर्जन। ऐसी घोषणा कर दी थी किसने, कीट्स ने खुद ही। अल्दो यद्यपि ही उन्होंने गाय हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा समय अपना लिखने और पढ़ने में व्यतीत करना शुरू कर दिया और बहुत सारे पोइट्री के फॉर्म के साथ प्रयोग करते हुए, विशेष रूप से सोनेट पर। 1816 के मई में ले हंट उनका एक सोनेट पब्लिश करने के लिए सहमत हो गए, राइट। और वो सोनेट था उनका ओ सॉलिट्यूड, और ले हंट की मैगजीन थी द एग्जामिनर। ओ सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन। ओ सॉलिट्यूड एक सोनेट था कीट्स का, 1816 में किस में छपा था, ले हंट की मैगजीन थी द एग्जामिनर। इसमें पब्लिश करने की सहमति दे दी थी ले हंट ने, राइट। साधना जी, पूनम जी, सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो आपके कमेंट्स की तरफ देख भी नहीं रहा था, मैं तो पूरी तरीके से पढ़ाने में ही गायब हो गया था। चलिए ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ।
थैंक्स साधना जी। क्या आज सबके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं क्या? ये यूट्यूब पे चल रही है क्या क्लास? आई डोंट थिंक कि ये यूट्यूब पर है, आई थिंक ये पैनल पर होनी चाहिए क्लास। और अगर यूट्यूब पे तो भी कोई बात नहीं। सबके कमेंट्स सबको दिख रहे हैं क्या? एक बार जरा रिप्लाई करना। अभी तक तो ऐसा नहीं होता था कि सबके कमेंट्स जो है सबको दिखाई दें। पीडीएफ भी प्रोवाइड करिए जी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। बस शैली का पीडीएफ आपको आज कल में ही मिल जाएगा। किड्स की 3 क्लासेस हैं, तो क्लास जैसे कंप्लीट होगी तैसे उनका भी मिल जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आइए अपने पॉइंट पर। लेहंट की पोयम मैगजीन थी द एग्जामिनर, और द एग्जामिनर में 1816 में उनका एक सॉनेट पब्लिश हुआ, और सॉनेट का नाम था ओ सॉलिट्यूड। क्लियर? ओ सॉलिट्यूड के बाद फिर क्या होता है? इट वॉज द फर्स्ट अपीयरेंस इन प्रिंट ऑफ किड्स पोएट्री। और चार्ल्स काउडन क्लार्क ने इस पोएम को क्या डिफाइज किया? कहा कि ये रेड लेटर डे है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन थे उनके लाइफ का। द फर्स्ट प्रूफ दैट किड्स एम्बिशन वर वैलिड। और ऐसा पहला प्रमाण मिला कि जो किड्स का एम्बिशन है, जो किड्स की महत्वाकांक्षा है जो पोएट बनने की, वो पूरी तरीके से प्रमाणित हो गई थी। राइट? अमंग हिज पोएम्स ऑफ 1816 एक और पोएम थी, और उसका नाम था टू माई ब्रदर्स। टू माई ब्रदर्स एक और पोएम थी उनकी, जो 1816 में ही आई थी। राइट? 1816 में आई थी टू माई ब्रदर्स भी। इन द समर ऑफ दैट ईयर किड्स क्लार्क के साथ एक समुद्र के किनारे चले गए थे, सी साइड टाउन ऑफ मार्गरेट टू राइट, एंड हियर ही बिगैन कॉलिडोर एंड इनिशिएटेड द एरा ऑफ हिज ग्रेट लिटरेरी राइटिंग। राइट? ऑन हिज रिटर्न टू लंदन, जब वो वापस लौटे तो वो साउथ वर्क में रहने लगे, और ब्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर फर्दर स्टडी इन ऑर्डर टू बिकम द रॉयल कॉलेज, अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन। एक तरफ पोएट्री का करियर और एक तरफ डॉक्टर का करियर, दोनों ही चलता रहा उनके लाइफ में। राइट? अक्टूबर 1816 में क्लार्क ने इंट्रोड्यूस कराया किड्स को लेहंट से, जो बायरन और शैली के क्लोज फ्रेंड थे। और उसके 5 महीने बाद 5 months later जो है केम द पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ किड्स वर्स, विच इंक्लूडेड आई स्टूड टिप्टो, स्लीप एंड पोएट्री। राइट? आई स्टूड टिप्टो, स्लीप एंड पोएट्री बोथ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हंट। राइट? यही ले हंट है। इन्हीं के इंस्पिरेशन में जो पहली कलेक्शन उनका छपा था पोएट्री का, उसका नाम था पोएम्स, और उस पोएम्स में ये सारी पोएम्स छपी हुई थी। राइट? और द बुक वाज अ क्रिटिकल फेलियर, बहुत हाईली क्रिटिसाइज हुआ, और इससे ये हुआ कि किड्स का इंटरेस्ट पोएट्री में धीरे धीरे अराउजिंग लिटिल इंटरेस्ट, बहुत कम लोगों को मजा आया। यद्यपि कुछ क्रिटिक्स ने उसको फेवरेबल भी कहा था। राइट? जैसे कि एक क्रिटिक था, नाम था रेनॉल्ड, और एक मैगजीन थी द चैंपियन। उस चैंपियन ने उसने किड्स को चैंपियन साबित करने की कोशिश की थी। और जो उनके फ्रेंड थे चार्ल्स क्लार्क, उन्होंने कमेंट करते हुए कहा था कि ये जो बुक है माइट हैव इमर्ज्ड इन टिम्बकटू। राइट? किड्स के जो पब्लिशर थे चार्ल्स और जेम्स, उनको बहुत शर्म आने लगी थी अपने इस बुक पर। और फिर किड्स ने क्या किया, उन्होंने तत्काल अपना पब्लिशर चेंज कर दिया और टेलर एंड हेसी के पास चले गए। और अनलाइक ओलियर्स, किड्स न्यू पब्लिशर जो थे वो किड्स के वर्क में बहुत इंटरेस्टेड थे, और 1 महीने के अंदर ही पोयम का दूसरा प्रिंट आ गया। दे वर प्लानिंग अ न्यू किड्स वॉल्यूम and had paid him in advance, और हेसी became a steady friend to kids। धीरे धीरे उनके फ्रेंड हो गए, और एक कंपनी बनाई थी, मेड द कंपनीज रूम अवेलेबल फॉर द यंग राइटर्स। वहाँ पर वो रहना भी शुरू कर दिए। और दियर पब्लिशिंग लिस्ट इवेंट जो है बहुत सारे पहले के पोएट्स के बुक वो छाप चुके थे, जिसमें कॉलरिज की भी बुक थी, हैजलिट की, क्लार्क की,
टॉमस जेफरसन हॉक की, कार्लाइल की, लैम्ब की, इन सब की बुक छापे थे और उन्होंने कीट्स को रहने के लिए कमरा भी अवेलेबल करा दिया कंपनी में। और फिर जो पब्लिशर था टेलर एंड हेसी, कीट्स मेट दियर ईटन एजुकेटेड लॉयर रिचर्ड वुडहाउस। रिचर्ड वुडहाउस से उसकी मुलाकात हो गई जो कीट्स के साथ ईटन कॉलेज में पढ़ते थे और उन्होंने सलाह दी उनको, क्या, एडवाइज्ड देम ऑन लिटरेरी एज वेल एज लीगल मैटर्स एंड वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय कीट्स पोएम। कीट्स के पोएम्स बहुत प्रभावित हुए। यद्यपि उन्होंने ये नोट किया, उन्होंने कहा कि जो कीट्स हैं कुड बी वेवर्ड, ट्रेम्बलिंग एंड इजीली डॉन्टेड। Woodhouse was convinced of Keats' genius as a poet to support as he became one of England's greatest writers. Right? तो ये सब बायोग्राफी का पार्ट है, ये सब उनके अर्ली करियर का पार्ट है जो उन्होंने अपने करियर के शुरुआती समय में किया था। शुरुआत में क्रिटिसिज्म बहुत हुई, लेकिन उस क्रिटिसिज्म के बावजूद ले हंट ने एक एसे पब्लिश किया था और उस एसे का नाम था 3 यंग पोएट्स। राइट, ले हंट का एसे था 3 यंग पोएट्स। और इस 3 यंग पोएट्स के जो पोएट्स थे शैली थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है कि वो कौन कौन से थे, शैली, कीट्स और एक पोएट था रेनल्ड। राइट, जॉन हैमिल्टन रेनल्ड उसका नाम था। राइट, जॉन हैमिल्टन रेनल्ड्स, REYNOLDS, जॉन हैमिल्टन रेनल्ड्स उसका नाम था। क्लियर? तो इनके एक ऐसे पब्लिश किया था और इन स्पाइट ऑफ बैड रिव्यूज ऑफ पोएम्स हंट पब्लिश्ड द एसे 3 यंग पोएट्स एंड द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। राइट, सोनेट कौन सा था कीट्स का? ऑन जो है फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू Chapman's Homer। On first looking into Chapman's Homer, foreseeing great things to come। और उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे कीट्स का किया था? He introduced Keats to many prominent men in his circle, including the editor of the important journals of the time, द टाइम्स, टॉमस बर्नीस को, राइटर चार्ल्स लैम्ब को, विंसेंट नोवेले को और हैमिल्टन रेनल्ड्स को सबसे परिचय करवाया था कीट्स का ले हंट ने, जो कि उनके बहुत खास दोस्त थे। इसके अलावा एक और रोमांटिक एसेइस्ट था विलियम हैजलिट, जिसके भी खास फ्रेंड हो गए थे, जो बहुत ही पावरफुल लिटरेरी फिगर माने जाते थे रोमांटिक पीरियड के। और ये कीट्स की लाइफ का डिसाइसिव पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, उनका लाइफ बदलने का पॉइंट था, जहाँ से इस्टेब्लिशिंग हिम इन द पब्लिक आई एज अ फिगर इन व्हाट ले हंट टर्म्ड अ न्यू स्कूल ऑफ पोएट्री। ले हंट ने कहा एक नया स्कूल ऑफ पोएट्री जन्म ले रहा है, और उस नए स्कूल ऑफ पोएट्री के जो इनोवेटर थे उसमें उन्होंने कीट्स का नाम रखा था। और इस समय तक कीट्स रोट टू हिज फ्रेंड, एक उनका फ्रेंड था बेली, उसको उन्होंने लिखा था, आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शंस एंड द ट्रूथ ऑफ द इमेजिनेशन। व्हाट इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। मतलब यहाँ पर वो प्लान कर रहे थे अपने उस पोएम का, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और फाइनली यही लाइन उनके ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में इमर्ज होकर के आई थी, जहाँ पर उन्होंने ये लिखा था, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट्स इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। दिसंबर 1816 में अंडर द हेडी इन्फ्लुएंस ऑफ हिज आर्टिस्टिक फ्रेंड
Keats told Abbey that he had decided to give up medicine in favor of poetry. 1816 में ही उन्होंने सर्जरी को, अपने जो बिजनेस को, जो था उनका मेन काम, उसको छोड़ने का निश्चय किया और कहा कि अब वो सिर्फ पोइट्री ही लिखेंगे, राइट। और पोइट्री लिखेंगे तो क्या, पूरी तरीके से मेडिकल का प्रोफेशन छोड़ देंगे। एंड इसके बावजूद कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, ही मेड लार्ज लोन्स टू फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लोन भी उन्होंने रख रखा था। और कीट्स ने 700 पाउंड, कीट्स वुड गो ऑन लेंड of 7,000 pounds to his brother George, or by lending so much Keats could no longer cover the interest of his own debts. इतना पैसा ले लिया था कि कीट्स उसका इंटरेस्ट ही दे नहीं पा रहे थे। (1817) में कीट्स बहुत बीमार रहने लगे, कोल्ड हो जाया करता था और उसके वजह से वो अपने भाई के पास रहने चले गए थे। और जॉन और जॉर्ज ने नर्स्ड देयर ब्रदर टॉम हु वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। द हाउस वाज क्लोज टू हंट एंड अदर्स फ्रॉम हिज सर्कल इन हेम्पस्टेड एज वेल एज टू कॉलरिज, राइट, रेस्पेक्टेड एल्डर ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ रोमांटिक पोएट्स, जहाँ पर वो सब लोग रहते थे, उन्हीं के घर के पास 1818 के अप्रैल में कीट्स रिपोर्टेड दैट ही एंड कॉलरिज हैड अ लॉन्ग वॉक टुगेदर ऑन हैम्पस्टेड हीथ। जब ये क्वेश्चन आएगा कि कीट्स और उनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी, किसकी, कॉलरिज की, तो उसका आंसर आप लगा दीजिएगा हैम्पस्टेड हीथ। राइट, लॉन्ग वॉक की रिपोर्टिंग यहाँ पर की है। इन अ लेटर टू हिज ब्रदर जॉर्ज, कीट्स ने लिखा था कि दे टॉक्ड अबाउट 1000 ऑफ थिंग्स, नाइटिंगेल्स, पोएट्री, पोएटिकल सेंसेशन, मेटाफिजिक्स, इन सब की बात किया उन्होंने कॉलरिज से। और ये उन्होंने एक पत्र अपने भाई जॉर्ज को लिखा था, उसमें बताया था। और इसी समय ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू चार्ल्स बेंटन डिलिग एंड जेम्स राइस। 1818 में कीट्स ने एक वॉकिंग टूर शुरू किया था स्कॉटलैंड, आयरलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट विद हिज फ्रेंड चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन उनका एक फ्रेंड था जिसके साथ कीट्स ने वॉकिंग टूर शुरू किया था। चार्ल्स आर्मिटेज, राइट, चार्ल्स आर्मिटेज नाम था उसका, जिसके साथ उन्होंने वॉकिंग टूर शुरू किया था। कहाँ कहाँ के लिए, आयरलैंड के लिए, स्कॉटलैंड के लिए और फिर लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए विद हिज फ्रेंड चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। कीट्स के ब्रदर जो थे जॉर्ज और उनकी वाइफ का नाम था जॉर्जियाना, वो भी उनके साथ थी। accompanied them कुछ रास्ते तक as far as Lancaster and then continued to Liverpool, from where the couple immigrated to America. अमेरिका चले गए उनके भाई और उनकी भाभी, और they lived in Ohio until 1841 when George's investment failed. और यहाँ पर like Keats's other brother, they both died penniless and wrecked by tuberculosis, for which there was no effective treatment until the next century. वो भी ट्यूबरक्लोसिस से मरे, जैसे कि कीट्स के सारे भाई और इवन उनकी मदर भी ट्यूबरक्लोसिस से मरी थी। और उस समय आपको पता ही है कि टीबी का कोई परमानेंट इलाज नहीं था, आज तो हो भी गया है। कीट्स जो है अपने ब्रदर टॉम की नर्सिंग करते रहे, और इससे हुआ क्या है, वो खुद इन्फेक्टेड हो गए। और कुछ बायोग्राफर्स ने तो ये भी लिखा है कि दिस इज़ व्हेन ट्यूबरक्लोसिस जो है उनकी फैमिली डिजीज़ बन गई थी, फर्स्ट टुक होल्ड।
क्लियर। टॉम कीट्स की भी डेथ हो गई 1818 में उसी बीमारी की वजह से। उसके बाद कीट्स जो है अपने फ्रेंड के चार्ल्स आर्मिटेज ने अपना जहाँ घर बनवाया था वेंट फोर्थ प्लेस वहाँ पे रहने चले गए, ओन्ड बाय हिज फ्रेंड चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। और ये घर हैम्स्टेड हीथ के किनारे ही था, 10 मिनट्स वॉक थी वहाँ से साउथ ऑफ हिज ओल्ड होम इन वेल वॉक। In the winter of 1818 and 19, though a difficult period for the poet, marked the beginning of his Annus Mirabilis. Year of Miracle उनका यहीं से शुरू होता है, in which he wrote his most mature work. He had been inspired by a series of recent lectures by Hazlitt on English poets and poetic identity, and here he also met William Wordsworth. तो हैजलिट्स के बहुत सारे लेक्चर्स उन्होंने सुने और यहीं पर उनकी वर्ड्सवर्थ से मुलाकात हुई। और ऐसा लगता है कि कीट्स मे हैव सीम्ड टू हिज फ्रेंड्स टू बी लिविंग ऑन कंफर्टेबल मीन्स, बट in reality he was borrowing regularly from Abbey and his friends. और उसी 1818 में he composed 5 of his 6 great odes at Wentworth Place, जहाँ पर वो रहते थे, in April and May, and although it is debated in which order they were written, right? 1818 ये जो ईयर था उनके करियर का सबसे प्रोलिफिक ईयर है, सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर है, और इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है जब उन्होंने अपने सारे इम्पॉर्टेंट कोट्स उन्होंने यहीं पर लिखे थे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कीट्स के सारे इम्पॉर्टेंट कोट्स कराएंगे वन बाय वन। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच for being with me. Thank you very much for keeping patience, for showing faith in me. Right, sir, please teach the things leaving the board for a while so that we can make notes. Okay, you can make all the notes now. Sir, आप लिखने के बाद साइड हो जाएं प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मैं नोट करती हूँ। ओके साधना जी, याद रखूँगा नेक्स्ट क्लास से। आपका मैसेज थोड़ा लेट देखा, फिर भी आई विल रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। राइट। और क्लास फिर वही क्वेश्चन की रेगुलरली होगी कि नहीं, तो ये समझिए क्लास अब आपकी कम से कम होली तक तो रेगुलर ही होंगी, फिर देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।